एक गांव में बुद्धिराम नाम का एक व्यक्ति था। बुद्धिराम के 3 बेटे थे। बुद्धिराम के 2 सगे बेटे थे जिनका नाम अजीत और आकाश था। तीसरा बेटा जिसका नाम बंसी था वह गोद लिया हुआ था। बुद्धिराम की पत्नी ने बंसी को गोद लिया था। बुद्धिराम बंसी को जरा भी पसंद नहीं करता था। उससे सारे काम करवाता था, फिर भी खरी खोटी सुना देता था। जब से बुद्धिराम की पत्नी की मृत्यु हुई थी तब से बंसी बहुत अकेला हो चुका था। अपने सगे बेटे अजीत और आकाश की सारी बातें मानता था और उन्हें रुपए पैसे भी देता था, लेकिन बंसी फटे पुराने कपड़े पहनकर ही रहता था। बुद्धिराम उसे 2 वक्त का भोजन देता था। बस इसी तरह बंसी की जिंदगी चल रही थी। एक बार बुद्धिराम बहुत बीमार पड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि अब वह बच नहीं पाएगा, इसीलिए वह अपने दोनों सगे बेटों को बुलाता है। बेटा, मैं अपने सारे जायदाद तुम दोनों में आधा आधा बांटता हूँ। मेरी जमीन का आधा हिस्सा अजीत का होगा और आधा हिस्सा आकाश का, और इस घर पर भी तुम दोनों का बराबर का अधिकार होगा। बंशी को कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा सब कुछ सिर्फ तुम दोनों का ही है। ठीक है पिताजी, हम आपकी बातें समझ गए। बंसी यह सब सुन लेता है और सोचता है, वैसे भी मुझे पिताजी से कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे कुछ भी देंगे। कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इसी तरह रह लूंगा। कुछ दिनों बाद बुद्धिराम की मृत्यु हो जाती है। बुद्धिराम की मृत्यु के बाद अजीत और आकाश बुद्धिराम की जायदाद आपस में बांट लेते हैं। बंशी का क्या करे? सब कुछ तो हमारा ही है, फिर उसे हम इस घर में रहने क्यों दें? उसे अपने घर से निकाल देते हैं। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अजीत और आकाश बंसी को धक्का मारकर घर से निकाल देते हैं और उसके साथ ही उसके फटे पुराने कपड़े भी फेंक देते हैं। भाइयों, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? कृपया मुझे इस घर में रहने दीजिए। आपके सारे काम मैं करूंगा, कुछ भी नहीं मांगूंगा, बस एक कोने में पड़ा रहूंगा। अरे नहीं नहीं, हमें तुम्हें अपने घर का एक कोना भी नहीं देना है। चलो उठाओ अपना कबाड़ा सामान और जाओ यहाँ से। जहाँ रहना चाहते हो वहाँ चले जाओ। बंसी रोता हुआ सारा सामान उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त चंदू दिखता है। बंसी चंदू से मदद मांगता है। भाई चंदू, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर दे। अरे क्या हुआ? तू इतना परेशान लग रहा है। ये सामान लेकर कहाँ जा रहा है? मेरे भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। क्या तुम मुझे अपने घर पर कुछ दिनों के लिए रख सकते हो? क्या कुछ दिनों के लिए अपने घर पर? भाई, मैं मदद तो कर देता, लेकिन मुझे माफ कर दे। मैं तेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर पर पहले से ही मेहमान आए हुए हैं। मैं उन्हीं के लिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए आया था। रास्ते में तू मिल गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू जा मिठाइयाँ खरीद ले, मैं चलता हूँ। बंसी आगे बढ़ जाता है। तब चंदू कहता है, अरे बाप रे, इसे अपने घर पर रख लूंगा तो पता चलेगा वो दुष्ट आकाश और अजीत मुझसे ही लड़ाई शुरू कर देंगे। राम राम। बंसी गांव में सभी से मदद मांगता है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बंसी जंगल में आता है और लकड़ियां काटकर जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है और वहीं रहने लगता है। उसके आसपास खाने को कुछ नहीं था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। वह रोज माँ को याद करके रोता हुआ सो जाता था। इधर अजीत और आकाश खेती करके आधे पौने धन आपस में बांट लेते थे। एक रात बंसी माँ को याद करके सो गया। तभी उसके सपने में उसकी माँ आई और उसने कहा, बेटा बंसी, तुम्हारी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारे लिए। इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए एक गाय भेज रही हूँ। आज से वह गाय तुम्हारा सहारा बनेगी और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करेगी। सदा खुश रहो मेरे बेटे। बंसी इसे एक सपना समझकर सो जाता है। सुबह गाय की आवाज सुनकर उसकी नींद खुलती है। अरे, गाय की आवाज इतनी जोर से आ रही है, लग रहा है जैसे मेरी झोपड़ी के बाहर ही खड़ी है। बंसी झोपड़े के बाहर आता है। वहाँ सच में एक गाय खड़ी थी। वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे, यहाँ तो सच की गाय है।
इसका मतलब रात का सपना सच था। माँ ने मेरे लिए ये गाय भेजा है। धन्यवाद माँ, आप बहुत अच्छी हो। बंसी उस गाय को देखकर बहुत खुश होता है और तुरंत उसके लिए चारा काट लाता है और उसे खिलाता है। पूरे दिन बंसी अच्छे से भोजन खिलाता है, फिर शाम में दूध निकालता है। इसके दूध निकालकर खुद भी पी लूंगा और जो बच जाएंगे गांव में बेच दूंगा, जिससे थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। बंसी गाय का दूध निकाल लेता है। थोड़ी ही देर में वह दूध सोने के सिक्कों में बदल जाता है। यह देखकर बंसी हैरान रह जाता है। अरे ये तो कोई जादुई गाय लगती है, ये तो सोने की दूध देती है। बंसी उन सोने के सिक्कों को बेचता है। उसमें से मिले हुए पैसों से गांव में ही एक घर खरीदता है। धीरे धीरे वह अपने सारे सपने पूरे करता है। वह गांव का बहुत अमीर आदमी बन जाता है। सभी गांव वाले उसे बहुत इज्जत देना शुरू कर देते हैं। जितने लोगों ने बंसी को उस दिन मदद नहीं की थी, वह सभी बंसी से मदद मांगने के लिए आते हैं। वह सब उसे जादुई गाय की मदद से मिल रहा था। वह अपनी गाय को हमेशा अपने पास रखता था, अपने से दूर कभी नहीं जाने देता था। यह सब देखकर अजीत और आकाश बंसी से बहुत जल रहे थे। यह जानना चाह रहे थे कि आखिर बंसी के पास इतने पैसे कहां से आए। भाई, बंसी की हालत इतनी जल्दी कैसे सुधर गई? पिताजी ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उसे कहीं से खजाना मिल गया है, जिससे वो इतनी जल्दी पैसे वाला बन गया। हाँ, ये भी हो सकता है। मुझे लगता है हमें पता लगाना चाहिए कि वो ऐसा कौन सा काम कर रहा है जिससे उसके पास इतने पैसे आ रहे हैं। ठीक है भाई, हम कल से ही उसके घर पर निगरानी रखेंगे। कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा। अजीत और आकाश चुपके चुपके बंसी पर नजर रखते हैं। वह बंसी के पास एक गाय देखते हैं। अरे, इसे ये गाय किसने दे दी? पता नहीं भाई, रुक तो थोड़ी देर देखते हैं वो क्या करता है। बंसी गाय का दूध निकालकर तुरंत उसे लेकर घर के अंदर आ जाता है, क्योंकि जब दूध सोने के सिक्कों में बदले तो कोई उसे देख ना पाए। बंसी दूध निकालकर घर के अंदर ले गया। अरे, ये तो अंदर चला गया। अब क्या करें? भाई तू यहीं खड़ा रहे, मैं अंदर जाता हूँ और खिड़की से अंदर देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, जल्दी जा, मैं यही हूँ। आकाश खिड़की से बंसी को देखने लगता है। वह देखता है कि दूध से भरी हुई बाल्टी सोने के सिक्कों में बदल जाती है और वह देखकर घबरा जाता है और वहाँ से दौड़ता हुआ भागता है। बंसी को आवाज लगाता है। वह बाहर आता है। कौन है? कौन है यहाँ? तब तक अजीत और आकाश वहाँ से भाग चुके थे। आकाश दौड़ता हुआ घर जाता है। अरे, क्या हुआ? तू इस तरह से भाग क्यों रहा था? भाई, मैंने जो देखा है, अगर तू देखता तो तेरी भी हालत ऐसी हो जाती। अरे, अब जल्दी बता, क्या देखा तूने? भाई, जो दूध बंसी निकाल कर अंदर ले गया था, वो कुछ ही देर में सोने के सिक्कों में बदल गए। क्या सच में तूने बिल्कुल यही देखा? हाँ भाई, यही कारण है जिसकी वजह से उसके पास इतने पैसे हैं। अच्छा, रुक, कुछ योजना बनाता हूँ। अजीत और आकाश सोचते हैं क्यों ना बंसी की गाय बदल दी जाए। जादुई गाय के बदले एक आम गाय रख दी जाए। ये सही रहेगा। हमें उसकी गाय जैसी दिखने वाली दूसरी गाय ढूंढनी होगी। कई दिनों तक वह दोनों हूबहू बंसी की गाय जैसी गाय ढूंढते हैं। वैसी ही गाय मिल गई। वह एक रात चुपके से बंसी के घर जाकर बंसी की गाय चुरा लेते हैं और एक आम गाय उसकी जगह पर रख देते हैं। जब बंसी सुबह सुबह गाय से दूध निकालने जाता है, तब दूध सोना में नहीं बदलता। अरे ये कैसे हो गया? दूध सोने के सिक्के में तो बदल नहीं रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। वैसे भी ये आज अलग सा बर्ताव कर रही है। बंसी की गाय के पैरों के पास एक गहरा काला निशान था। बंसी देखता है, वह निशान गायब है। ये गाय मेरी नहीं, जरूर किसी ने इसे मेरी गाय से बदल दिया है। इधर अजीत और आकाश जादुई गाय से दूध निकालकर इंतजार में बैठे थे कि कब दूध सोने में बदलेगा। कई घंटों तक दूध में कोई परिवर्तन नहीं आया। अरे, ये दूध सोने में क्यों नहीं बदल रहा है? बंसी का दूध तो सोने में बदल गया था। तभी वहाँ बंसी आता है। अजीत भाई,
ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये मेरी जादुई गाय है। ये सिर्फ मुझे सोना देगी, सभी को नहीं। इतना कहकर बंसी हंसने लगता है। मुझे लगा ही था कि मेरी गाय आप लोगों के पास ही होगी, क्योंकि जब कल मुझे आवाज आई थी तो मैं बाहर आया था। आप भाग तो रहे थे, लेकिन मुझे पीछे से आपकी पीठ और कपड़े दिख गए थे। मैं समझ गया था ये जरूर आकाश भाई हैं। हमें भी सोने के सिक्के चाहिए, हमें भी दे। ये लीजिए, आप अपनी गाय रखिए और मुझे मेरी गाय वापस दीजिए। वापस कभी मेरे गाय को चुराने की सोचना भी मत। और हाँ, मुझसे कुछ भी मांगने से पहले एक बार पुराने दिन याद कर लीजिए, आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। अब मैं चलता हूँ। बंसी अपनी जादुई गाय को अपने साथ लेकर चला जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। जादुई गिल्ली डंडा। बनवारी लाल के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा माधव पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और बातचीत हर चीज में अच्छा था, लेकिन छोटा बेटा संजय ना तो पढ़ाई लिखाई करता था और ना ही खेल कूद और ना ही किसी से बातचीत करता था। उसकी माँ ललिता को हमेशा छोटे बेटे संजय की चिंता लगी रहती। जब लड़कों को कॉलेज में बुलाया जाता तो माता पिता माधव के टीचर से मिलकर जहां खूब प्रसन्न होते थे, वहीं संजय के टीचर से शिकायतें सुनकर दुखी हो जाते थे, लेकिन मन मारकर वापस आ जाते। एक दिन बनवारी लाल और ललिता अपने बरामदे में बैठे अपने छोटे बेटे संजय के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी अचानक एक गिल्ली खटाक से आकर बरामदे की खिड़की से टकराई। बनवारी लाल ने गिल्ली हाथ में उठाई और देखने लगे कि किसने मारा। जब झांक कर देखा तो संजय अपने हाथ में डंडा लेकर उधर ही आ रहा था। बनवारी लाल बोले, अरे ललिता, आज तो हमारा संजय गिल्ली डंडा खेल रहा है। वो देखो, हाथ में डंडा लिए हुए ऐसे आ रहा है जैसे सैनिक अपने बंदूक पकड़े हुए सीना तान कर चलता है। ललिता भी भागकर देखने लगी। उसने रुआंसा सा मुंह बनाते हुए कहा, वो खेल भी चुना तो क्या, गिल्ली डंडा? अरे फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट जैसे खेल खेलता तो कुछ बात होती। बनवारी लाल ने कहा, अरे ललिता, अभी तक तो वो कोई खेल नहीं खेलता था। आज गिल्ली डंडा खेल रहा है तो हो सकता है कल को किसी और खेल में भी उसकी रुचि हो जाए और दूसरे खेल भी खेलने लगे। जब बच्चों के साथ खेलेगा और मिलेगा जुलेगा तो बातचीत भी करने लगेगा और पढ़ाई लिखाई भी ढंग से करने लगेगा। इतना हताश होने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी तुम अपने बेटे को विलायती खेल खेलने को क्यों इतनी उतावली हो? गिल्ली डंडा भारतीय खेल है। अरे हमारे जमाने में तो हम सुबह सुबह ही पेड़ के ऊपर चढ़कर टहनियां तोड़ने में लग जाते थे और काट झांट कर ऐसी गिल्ली बनाते थे कि आहा, डंडा क्या हाथ से भी फिसल जाती थी। वो भी क्या दिन थे। खेलने दो उसे, धीरज रखो। ललिता बोली। ईश्वर करे ऐसा ही हो। यह कहकर उसने अपनी भर आई आंखें पोंछ ली। उस दिन के बाद से संजय रोज कॉलेज से आकर चुपचाप खेलने निकल जाता। उसके 3-4 दोस्त भी बन गए थे। एक दिन उसने डंडे से गिल्ली को मारा और गिल्ली जाकर बहुत दूर एक पुराने कुएं में गिर पड़ी। वो अपने दोस्त अजय के साथ खेल रहा था। अजय उसके ऊपर चिल्लाया और बोला, मेरी गिल्ली लाकर दो। संजय ने कहा, अरे मैं कैसे ला सकता हूँ, वो तो कुएं में गिर गई। अगर दुकान पर मिलेगी तो पिताजी से कहकर मंगवा लूंगा। अजय बिल्कुल अड़ गया कि मुझे मेरी गिल्ली अभी और इसी वक्त चाहिए। अरे तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, इतनी तेज से कोई मारता है? संजय कुएं के पास बड़ी हिम्मत करके गया और झांक कर देखा तो गिल्ली कुएं की दीवार में लगी लताओं में ही उलझी थी
वो कुएं के पास लेटकर अपना हाथ डालकर गिल्ली निकालने ही वाला था कि कुएं से मधुर आवाज आई। इन लताओं को मत छूना, ये बहुत जहरीली है। वो रुआंसे स्वर में बोला, लेकिन मुझे तो गिल्ली अभी चाहिए, वरना अजय मुझे बहुत मारेगा। यह कहते कहते उसके आंसुओं की कुछ बूंदें कुएं के पानी में गिर गई। तभी कुएं में अचानक एक धमाके के साथ रोशनी हुई और गिल्ली कुएं में से उछलकर बाहर आ गई। फिर एक सुनहरी गिल्ली और डंडा बाहर आया। तब कुएं से आवाज आई, तुम घर जाओ, पर ध्यान रखो आज के बाद इधर मत आना। मैं तुम्हारे घर के पास वाले नीम के पेड़ पर रहती हूँ। बस उसी नीम के पेड़ के पास रोज कुछ खाने को रख देना। सुनहरा गिल्ली डंडा जादुई है, तुम उससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। उसको हाथ में लेकर कोई एक इच्छा बोलो। उसने गिल्ली डंडा हाथ में उठा लिया और कहा, मैं भी अपने भाई की तरह एक होनहार लड़का बनना चाहता हूँ। गिल्ली से आवाज आई, जाओ, तुम्हारी ये इच्छा आज ही पूरी हो जाएगी। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन कभी किसी का अहित करने के बारे में मत सोचना, नहीं तो ये तुम्हारे पास से सीधे कुएं में आ जाएगा। संजय फिर से कुएं में झांक कर बोला, आप कौन हैं? तभी आवाज आई, ये समझ लो कि मैं तुम्हारे जैसे मासूम बच्चों की सहायता करने वाली एक परी हूँ। संजय ने अजय को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन अजय कुएं से आती रोशनी देखकर ही डर के मारे भाग गया था। वो चुपचाप घर आ गया। उसने अजय की गिल्ली तो सामने ही रख दी, पर सुनहरा गिल्ली डंडा अपने कमरे में ले जाकर अपने कॉलेज बैग में छिपा दिया। सुबह जब वो कॉलेज जाने को तैयार हुआ तो उसे याद आया कि नीम के पेड़ के पास कुछ खाने का सामान भी रखना है। माँ, आज से मेरे टिफिन में एक पराठा ज्यादा रख देना, मुझे आजकल बहुत भूख लगती है। उसकी माँ ने बड़ी खुशी खुशी एक पराठा ज्यादा रखकर उसका टिफिन दे दिया। वो तो वैसे भी खाने में बहुत छिन्न भिन्न करता था। वो जल्दी से गया और नीम के पेड़ के नीचे एक पराठा और सब्जी रख दिया। तभी नीम की पत्तियां हिलने लगी। ऐसा लगा कि परी खुश होकर हाथ हिला रही थी। वो कॉलेज चला गया। उस दिन तो बड़ा ही गजब हुआ। उसकी टीचर जो कुछ भी पढ़ा रही थी सब उसकी समझ में आ रहा था। वो अपनी टीचर से बीच बीच में कुछ कुछ पूछ भी रहा था। सच्ची सभी बच्चे उसको हैरानी से देख रहे थे। वो घर आया तो बैठकर पढ़ाई भी करने लगा। ललिता ने देखा तो बड़ी आश्चर्यचकित होकर उसके पास ही बैठ गई और बोली, बेटा, क्या बात है? आज तबीयत ठीक है ना? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है। आज तो मेरी टीचर भी मुझसे बहुत खुश थी। ललिता बहुत खुश हो गई। उसने संजय का सिर सहलाते हुए उसका माथा चूम लिया। माधव फुटबॉल खेलता हुआ कमरे से बाहर आया तो संजय बोला, भाई, आज मैं भी तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलने चलूंगा। माधव पहले तो उसकी तरफ देखकर हंसने लगा और बोला, तुम हर फुटबॉल खेलोगे? लेकिन उसकी माँ के कहने पर उसको भी ले गया। जब वो खेलने गया तो अजय उसकी राह देख रहा था। वो दौड़कर उसके पास आकर बोला, मेरी गिल्ली दे दो। संजय ने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर उसकी गिल्ली निकालकर दे दी। फिर बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। आज से मैं अपने भाई के साथ फुटबॉल खेलूंगा। फुटबॉल खेलते समय उसने 2 गोल कर दिए। माधव तो उसका खेल देखकर दंग रह गया। जब दोनों घर आए तो बनवारी लाल भी घर आ गए थे। माधव आते ही बोला, पिताजी, ये तो चमत्कार हो गया।
संजय ने तो आज बहुत अच्छा फुटबॉल खेला। उसने 2-2 गोल किए। तभी उसकी माँ आ गई। आज कुछ तो ऐसा हुआ है कि संजय बिल्कुल बदल गया है। बनवारी लाल को बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। जब वो सोने गया तो उसने अपने बैग में से गिल्ली डंडा निकालकर उसे चूम लिया। वाह रे मेरे जादुई गिल्ली डंडा, तुमने तो कमाल कर दिया। जादुई गिल्ली डंडे ने उसको पूरी तरह से बदल दिया था। वो पढ़ाई लिखाई, खेल कूद हर क्षेत्र में माधव से भी आगे निकल गया था। लेकिन यह राज सिर्फ वही जानता था। वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था, लेकिन नीम के नीचे कुछ खाने का सामान रखना कभी नहीं भूला।